हाँ जी सर, करें स्टार्टिंग। चलिए देखिए, लास्ट टाइम हमने जो कल पढ़ा था वो टॉपिक पढ़ा था कौन सा? वैन आरेख। एक बार मैं वैन आरेख रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से, ठीक है? कल जो पढ़ाया था एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। कल हमने पढ़ा था वैन आरेख। कौन सा आरेख? और वैन आरेख का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किया था जॉन वेन ने। जॉन वेन ने प्रतिपादन किया, इसलिए इसका नाम रख दिया वैन डायग्राम। वैन डायग्राम या वैन आरेख। क्लियर? इसके अलावा हमने बात जो की थी वो सुन लीजिए। वैन आरेख होता क्या है? तो किन्हीं शब्दों के समूह को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि जो उनके संबंध को दर्शाती हो क्या कहलाती है? वैन आरेख। ठीक है? किसी शब्दों के समूह को, किसके? शब्दों के समूह को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि, चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि क्या कहलाती है? वैन आरेख कहलाती है। सर बताया था कल आपको। अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी कि वैन आरेख जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। वैन आरेख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं वैन आरेख। कौन कौन से 3 प्रकार बताए थे, याद है? चलिए, एक तो होता है वैन आरेखों में सबसे पहले आता है पूर्णतः समावेशी। फिर सेकंड आता है पूर्णतः, अच्छा, अंशतः समावेशी। और फिर थर्ड आता था पूर्णतः पृथक। 3 तरीके के बताए थे वैन आरेख। ओवरऑल जो वैन आरेख होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के वैन आरेख होते हैं, पूर्णतः समावेशी, पूर्णतः पृथक और अंशतः समावेशी। उदाहरण से समझ लो कौन सा क्या है। जैसे हमने बात की पूर्णतः समावेशी, मतलब पूरे तरीके से समाहित। जब किसी एक में बाकी के सब समाहित हों, पूर्णतः समावेशी कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया अपना डीग भरतपुर और राजस्थान। अब देखिए ये रहा डीग किसमें? भरतपुर में। भरतपुर किसमें? राजस्थान में। तो ये बन गया अपना पूर्णतः समावेशी, एक में सब समाहित हैं। जैसे और देखो, शेर, भालू, है ना, और मान लीजिए ले लिया मैंने लोमड़ी, और ले लिया क्या? जानवर। तो देखिए शेर अलग है, हाँ या ना? भालू अलग है, अच्छा, लोमड़ी अलग है, लेकिन तीनों किसमें आएंगे? ये अपना हो गया पूर्णतः समावेशी। जब किसी एक में बाकी के सब समाहित हों तो वो कहलाता है पूर्णतः समावेशी। कौन सा समावेशी? पूर्णतः समावेशी। इसके बाद हमने बात की थी दूसरा अंशतः समावेशी। कौन सा? अंशतः समावेशी। जब किसी एक का कुछ हिस्सा दूसरे में समाहित हो, अंशतः मतलब होता है कुछ कुछ। जैसे एग्जाम्पल भवन, लंबा और आदमी, है ना, तो बीच में तो आ गया सर क्या? लंबा। इधर हो गया क्या? भवन। कुछ भवन कैसे होते हैं? लंबे। और कुछ आदमी कैसे होते हैं? लंबे। कुछ भवन लंबे होते हैं, कुछ आदमी लंबे होते हैं। सभी आदमी लंबे होते हैं क्या? नहीं। सभी भवन लंबे होते हैं क्या? नहीं होते सर। जैसे और ले लिया मैंने उदाहरण के लिए गायक, धावक और खिलाड़ी। तो सर जी डायग्राम ऐसे बनेगा, गायक, धावक और खिलाड़ी। कुछ गायक क्या हैं? धावक हैं। और कुछ धावक क्या हैं? खिलाड़ी हैं। और कुछ खिलाड़ी क्या हैं? और ये बीच वाला हिस्सा दर्शा रहा है जो तीनों हैं, मतलब गायक हैं, धावक हैं और खिलाड़ी भी हैं। तो ये था कुछ कुछ वाला, मतलब कि अंशतः समावेशी। पूर्णतः समावेशी हो गया, अंशतः समावेशी हो गया। इसके बाद हमने तीसरी कंडीशन पढ़ी थी क्या? पूर्णतः पृथक, पूरे तरीके से अलग अलग। जैसे पहला हो गया, जैसे हो गया गाय, मनुष्य, शेर। गाय अलग है, मनुष्य अलग है और शेर अलग है। जैसे हो गया भारत, पाकिस्तान, जापान। भारत अलग, पाकिस्तान अलग और जापान अलग। वो बात अलग है कि सीमाएं एक दूसरे को टच करती हैं, है ना। चलिए
आगे चलते हैं, जैसे कोई भी अलग अलग ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया चाय, क्या ले लिया, चाय, पहाड़, तोता, तोता अलग है, पहाड़ अलग है और चाय अलग है। क्लियर? तीन तरीके के वैन आरेख कल मैंने आपको बताए थे, पूर्णतः समावेशी, अंशतः समावेशी और पूर्णतः पृथक। फिर इसके बाद बताया था कितने प्रकार के सवाल बनते हैं टोटल, 2 प्रकार के। एक तो बनती है टाइप फर्स्ट, शब्दों पर आधारित, किस पर आधारित, शब्दों पर आधारित प्रश्न, और इसमें होगा क्या, इसमें आपको मिलेंगे शब्द, क्या मिलेंगे आपको, शब्द, उन शब्दों के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कौन सी टाइप, पहले टाइप फर्स्ट, डालो प्रकार एक, प्रकार एक डालो, शब्दों पर आधारित प्रश्न। शब्दों पर आधारित प्रश्न डालो। डालिए सर शब्दों पर आधारित प्रश्न। शब्दों पर आधारित प्रश्न। अब सुनिए कैसे आएंगे ये प्रश्न। इनमें क्या होगा, पहले से दिए जाएंगे कुछ शब्द, क्या दिए जाएंगे पहले से, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पे, तो यहां से अपन प्रैक्टिस करेंगे। शब्द दिए जाएंगे प्लस उनके लिए आरेख दिए जाएंगे नीचे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन, आपको सही आरेख चुनना होगा शब्दों के आधार पर। जैसे पहला प्रश्न है, नोट करो पहला प्रश्न क्या है। देखो ये किसी को नोट नहीं करना है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। एसएससी स्टेनो 2019 में है, तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको केवल और केवल, आपने टाइप डाल दी ऊपर शब्दों पर आधारित, केवल शब्द लिखने हैं, कौन सा, शुतुरमुर्ग, सांप और मेंढक, और फिर जो आरेख सही होगा वो लिखेंगे, बस ये 2 ही काम करने हैं। पहला क्वेश्चन शुतुरमुर्ग, सांप और मेंढक, उसके बाद कौन सा आरेख अपन छांटेंगे उसकी बात कर लेंगे बस। करिए जल्दी से नोट। कर लिया सर नोट। बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा सही, सी, कंफर्म। शुतुरमुर्ग अलग है, सांप अलग है, मेंढक अलग है, अरे हाँ या ना, तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। तीनों के लिए अलग अलग आरेख बनेंगे, सांप, मेंढक और शुतुरमुर्ग। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अगला प्रश्न बताओ, सेकंड, सेकंड क्या है, धातु, चांदी और सोना। तो सर जी चांदी अलग, सोना अलग, लेकिन दोनों क्या है क्या कहीं, बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई डाउट है, चले आगे। चलिए तीसरा प्रश्न बताइए, तीसरा प्रश्न, इनको साथ साथ नोट करते चलना, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, धातु, सोना, चांदी लिखा और उसका आंसर क्या था वो नोट कर लेना। बताइए आगे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है आपको, एसएससी सीजीएल 2018, माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। सोच समझ के आप जवाब दें इस चीज का। माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। जी सर, सी आएगा। ऑप्शन कौन कौन है जो ऑप्शन ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या आएगा, ए। कारण सुनो सर जी, माता पिता, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई ये तो हो गया चलो माता और पिता, ठीक।
इनमें अमीर व्यक्ति, ऐसे कर लिया मैंने अमीर व्यक्ति, क्योंकि कुछ माता पिता क्या होते हैं, अमीर होते हैं। सभी होते हैं क्या, नहीं होते। और सभी अमीर व्यक्ति माता पिता होते हैं क्या? अरे मान लो कोई अमीर व्यक्ति वो माता पिता है क्या? अरे जरूरी है क्या? नहीं है ना। तो देखिए सभी माता पिता अमीर नहीं होते और सभी अमीर व्यक्ति क्या नहीं होते, माता पिता नहीं होते। रह गया किसान, तो ये आ गया किसान। अरे कुछ किसान कैसे होते हैं, अमीर होते हैं, होते नहीं होते। और कुछ किसान क्या होते हैं, माता पिता होते। क्या सभी किसान अमीर होते हैं क्या? नहीं होते। तो इसमें बनेगा अंशतः समावेशी ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए? बोलो बात समझ में आई क्या? अगला प्रश्न लिखो फटाफट, सीपीओ 2018। माताएं डॉक्टर होमोसेपियंस, माताएं डॉक्टर और होमोसेपियंस हम बताएंगे सर, आप धैर्य तो रखिए। माताएं डॉक्टर और होमोसेपियंस नोट कीजिए जल्दी से। लिख लिया? चलिए सुन लीजिए। अब इसमें एक चीज है जो आपको विचलित कर रही है, क्या? होमोसेपियंस। तो आपको परेशान नहीं होना बच्चा। होमोसेपियंस वो एकमात्र मानव जनजाति है जो वर्तमान में जीवित है। हम सब होमोसेपियंस हैं। जो भी मानव संसार में आज रह रहे हैं वो सब कौन है? होमोसेपियंस। चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, या कोई भी है, बच्चा है जी। मानवों की एकमात्र प्रजाति जो जीवित है। ठीक है, पहले मानवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती थी। सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है 4 लाख योनियों के बारे में, है ना। चलिए देखिए आगे चलते। इसके लिए सही उत्तर कौन सा होगा बताओ? क्या ऑप्शन, क्या क्या थे ऑप्शन? सवाल क्या था? माताएं डॉक्टर और, देखिए सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो आ जाएंगी माता, ऐसे हो गए क्या? डॉक्टर। अरे कुछ माताएं क्या होती हैं, कुछ माताएं क्या होती हैं? क्या सभी माताएं होती हैं क्या? क्या सभी डॉक्टर माता होते हैं क्या? और ये सब आएंगे किसमें? होमोसेपियंस में। हैं तो सब मानवी। अरे मानव है या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। 5वां सवाल देखो फटाक से। अक्रिय गैस है क्लोरीन और हीलियम। 5वां सवाल जल्दी से। बहुत शानदार प्रैक्टिस चल रही है और ऐसे ही प्रैक्टिस चलेगी आपकी एग्जाम से जस्ट पहले। एग्जाम से 4-5 दिन पहले आपको प्रत्येक टॉपिक दोबारा रिपीट करवा दूंगा, ऐसे प्रैक्टिस करवा के। चलिए बताइए फटाक से क्या आएगा। 5वां सवाल लिख लिया सबने? किससे नहीं दिख रहा सर? अक्रिय गैस ले नहीं दिख रहा तो दिख गया? अक्रिय गैस है क्लोरीन और हीलियम। बी आ रहा है, बहुत अच्छा। और कोई? बी मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस किस का आ रहा है सही? अरे ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। बात हो रही है अक्रिय गैस क्लोरीन और हीलियम। अब आपको बता दूं, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। और जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है वो होता है अक्रिय गैस। कौन सी गैस होती है? फिर होता है नियोन, परमाणु क्रमांक 10, अक्रिय गैस। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस हिसाब से क्रम चलता है। तो याद रखिए सर, क्लोरीन तो किसमें आएगी? अक्रिय गैस नहीं है। लेकिन हीलियम किसमें आएगी? तो सर हीलियम और किसमें? अक्रिय गैस में, और क्लोरीन आएगी अलग। तो ये आएगा उत्तर। कहां है? ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर बोलो। आ रही है बात समझ में? अरे हाँ या ना? आ रही है ना? ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्लोरीन अलग, हीलियम आ जाएगी अक्रिय गैस में। चलें आगे। अगला सवाल लिखो 6वां। दिख रहा है सबको? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018, जल्दी से नोट करो। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 दिख रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियां? तो आपको 3 चीजें लिखनी है बस, त्रिकोण, षटकोण, ज्यामितीय आकृतियों
के बीच संबंध को अच्छा दर्शाता है। क्या आएगा उत्तर? अरे बड़ा आसान सा ये तो कर लिया होगा। क्या आएगा आंसर? सी आएगा, सबको पता है भाई। ये त्रिकोण मतलब त्रिभुज हो गया है ना, और ये आपका षटकोण हो गया, लेकिन दोनों हैं क्या? अरे चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, वृत्त हो, आयत हो, समनम चतुर्भुज, समांतर, कुछ भी हो, सब किसमें आता है? ज्यामितीय आकृतियों। बात खत्म, ऐसे बन जाएगा। त्रिकोण और षटकोण होंगे अलग अलग। क्लियर है? चलें आगे, नोट कर लिया आंसर। 7वां क्वेश्चन, PQRST 3 शब्दों के समूह को 4 विकल्पों में प्रदर्शित किया गया है। कौन सा विकल्प चित्र से प्रदर्शित नहीं होता है? ये क्या है? अच्छा, प्रश्न 7 और 8 दो हैं इसमें, है ना। चलिए सर, ये सवाल, एक मिनट, ये है सर सवाल। सवाल ये है, ध्यान रखना। लिख रहा है मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, है ना, चीता, पशु, हाथी, और पशु, कुत्ता, बिल्ली, पलंग, बोर्ड और नर्स, है ना। छोड़ो इसके लिए, इस सवाल के लिए वो आरेख थे, जो 4 आरेख दे रखे ना ABCD, वो इन सवालों के लिए थे, 7वां और 8वां की। 7वें के लिए कौन सा बनेगा, 8वें के लिए कौन सा बनेगा। छोड़ते हैं, 9वां उतार लो, जो सीए दे रखे उनको उतारो फटाफट। 9वें का आंसर ए आएगा, कंफर्म है? क्या है सवाल? राज्य, जिला और सर जी सबसे पहले क्या? शहर। शहर किसमें? जिले में। और जिला किसमें? ऑप्शन नंबर अगला, फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई। इन चारों के लिए कौन सा आरेख बनेगा? चारों के लिए कौन सा आरेख बनेगा? 10वां क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। 10वां क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। RRB JEE 2019, फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई, चारों के लिए सही आरेख कौन सा होगा? बताएगा कोई? ऑप्शन नंबर सी। अरे हाँ या ना? याद रखिए, वैन आरेख आपकी नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। जितनी आपको नॉलेज है उस हिसाब से आप बना लोगे, तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा, है ना। ओनली नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। देखो सबसे पहले फार्मासिस्ट, ये आ गया, चलो। आर्किटेक्ट ये आ गया, और बढ़ई ये आ गया। तीनों ही क्या है? तीनों पेशेवर है, इनका अपना पेशा है। बढ़ई अपना पेशा है। अरे बढ़ई मतलब कारपेंटर, पेशेवर आदमी होता है कारपेंटर, है ना। इसके अलावा आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट भी कौन होता है? पेशेवर होता है। और फार्मासिस्ट वो भी पेशेवर होता है, उसको पता होता है कौन से रोग के लिए कौन सी दवाई देनी है, हाँ या ना। अरे दवाई देने वाला जो होता है फार्मासिस्ट, उसे पता होता है ना कौन से रोग के लिए कौन सी दवाई देनी है। आर्किटेक्ट को पता होता है कहाँ पिलर देना है, कहाँ दीवार, कहाँ छत बनानी है, कैसे क्या करना है, हाँ या ना। और बढ़ई को पता होता है कि ये जंगला अगर हमें बनाना है, एक खिड़की हमें बनानी है तो कैसे बनानी है। तो ये तीनों ही किसमें आएंगे? पेशेवर में। बिल्कुल सही है, सी। कितने सवाल हो गए? 8। और लिखो फिर, ये 11 में लिखो। माताओं, महिलाओं, माताओं और डॉक्टरों के बीच में संबंध को दर्शाता है। महिलाओं, माताओं और डॉक्टरों के बीच में संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन, अरे कोई दिक्कत यहां तक? महिलाओं, माताओं और डॉक्टरों के बीच में संबंध को कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी। चलो मैंने सी को ले लिया, आप लोगों ने कह दिया सर जी आपने कहा था कि गुरुजी सी को ले लो, मैंने सी को ले लिया। इधर देखो
सर मैंने सी को ले लिया, बताओ यहां कौन है? अरे कौन कौन बता रहा है सी? सी वाले विद्यार्थी मुझे यहां बताएं, यहां कौन आएगा? हैं? कौन कौन है डी वाले? अंकित आप कह रहे हो डी, बताना जरा इसमें बाहर वाले में क्या रखूं? महिलाएं, महिला, अच्छा यहां माता, नहीं देखो समझना जरूरी है बेटा, ये हो गई माता और यहां। अब विद्वान साथियों मुझे ये बताओ कि जितने भी डॉक्टर हैं सभी महिला होते हैं क्या? मामला गलत हो गया ना, आपने सभी डॉक्टरों को किस में रख दिया? महिलाओं में, मतलब सभी डॉक्टर कौन है? अरे सभी डॉक्टर कौन है? आप समझो कहां गलती कर रहे हो, कैसे छांट सकते हो, इसलिए गलत है सभी महिला, सभी डॉक्टर महिला कैसे कर दिया? और बताओ ए में बताओ या अंदर किसे रखूं? माता, बाहर, और यहां ये बिल्कुल सही है। कुछ महिलाएं क्या होती हैं? डॉक्टर। कुछ माएँ क्या होती हैं? और सभी माँ क्या होती हैं? महिला होती हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है सर। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बताओ, समझ में आ रही हैं चीजें? ऑल क्लियर? चलें फिर आगे। अगला सवाल लिखिए सर, 12वां यहां से। विकल्प में दिया गया कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित को उचित रूप से दर्शाता है? सभी लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के नर्तक हैं। यूपीएसएसएससी 2016, यूपीएससी। क्या आएगा उत्तर? क्या चीज दर्शानी है हमें? हमें दर्शानी है सभी लड़के कौन है, तो इसका मतलब समझ गए, एक तो बनेगा किसमें? पूर्ण में। सभी लड़के कौन हो जाएंगे? इनमें देखो, इसमें नहीं है ऐसा, इसमें भी नहीं है, इसमें है। अगर मैं कहूं सभी लड़के क्या है? विद्यार्थी, और इसमें भी है सभी लड़के क्या है? विद्यार्थी हैं। अब कह रहा है कुछ लड़के नर्तक हैं, कुछ लड़के नर्तक हैं, तो ये अगर मैं नर्तक मान लूं इसको, तो कुछ लड़के कौन हो गए? नर्तक, और कुछ विद्यार्थी क्या हो गए? अगर इसको मैं मान लूं नर्तक, तो इसमें सभी लड़के कौन है? सभी लड़के कौन है? और वो क्या कह रहा है? बोलो बी के सी? सी उत्तर आएगा। क्या आएगा आंसर? सी। चलें आगे। कितने प्रश्न हो गए? 10 हो गए, बहुत हैं। कितनी भी कर लो प्रैक्टिस, तो कोई दिक्कत है नहीं अपने पास। चलिए अब लिखिए आप टाइप 2 प्रकार 2। टाइप 2 लिखो इसी की वेन आरेख की। टाइप 2 लिखो प्रकार 2, आरेख पर आधारित प्रश्न। आरेख पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न लिखो, आरेख पर आधारित प्रश्न। अब सुनिए, अगर आरेख वाले प्रश्न आए तो एक प्रश्न आएगा तो कम से कम 3-4 प्रश्नों को अपने साथ लेके आएगा आरेख वाला, जिसमें आरेख बना हुआ आएगा। जैसे लिखो निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक लिख दिया। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक लिखो। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए।
दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिखिए पहला प्रश्न, कौन सा भाग केवल स्नातक लोगों को निरूपित करता है? कौन सा भाग केवल स्नातक लोगों को निरूपित करता है? पहला प्रश्न है, कौन सा भाग केवल स्नातक लोगों को निरूपित करता है? कौन सा भाग केवल स्नातक लोगों को निरूपित करता है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। अच्छा ऑप्शन दूं क्या इसके? ऑप्शन लिख लो ए बी डी जी। ऑप्शन लिखना चाहो लिख लो ए बी डी और जी। ए बी डी और जी। अगला सवाल लिखो सेकंड, कौन सा भाग स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अधिकारी तीनों को दर्शाता है? कौन सा भाग स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अधिकारी तीनों को दर्शाता है? कौन सा भाग स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अधिकारी तीनों को दर्शाता है? ऑप्शन लिखिए ई जी एफ डी। ई जी एफ डी। तीसरा प्रश्न, कौन सा भाग उन अधिकारियों को दर्शाता है? तीसरा प्रश्न, कौन सा भाग उन अधिकारियों को दर्शाता है जो स्नातक हैं परंतु, कौन सा भाग उन अधिकारियों को दर्शाता है जो स्नातक हैं परंतु स्नातकोत्तर नहीं हैं? कौन सा भाग उन अधिकारियों को दर्शाता है जो स्नातक हैं परंतु स्नातकोत्तर नहीं हैं? जो स्नातक हैं परंतु स्नातकोत्तर नहीं है। ऑप्शन लिखो सी एफ ई जी। सी एफ ई और जी। और लास्ट प्रश्न लिखो चौथा, बी किसे निरूपित करता है? बी किसे निरूपित करता है? बना लो मेरे साथ साथ आरेख। इस तरीके से आरेख बनाना है और ये सब कुछ बना हुआ आएगा और क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे पहले से। बी डी ए ई जी एफ
और सी। ये जो पार्ट है ये दर्शाता है बेटा स्नातकोत्तर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक, इसके अलावा इधर वाला पार्ट दर्शाता है स्नातकों को। किसको? स्नातक मतलब ग्रेजुएट। और थर्ड जो पार्ट है ये दर्शाता है किसको? अधिकारी, ऑफिसर। ठीक है, ये है। अब सुनना सर इसमें मेरी बात ध्यान से। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, आपको एक बात याद रखनी है, जिस सर्किल में जितने आ रहे हैं ना वो सब उससे रिलेटेड है। मतलब इस वाले सर्किल में जो भी आ रहे हैं, इस वाले में वो सब कौन है? स्नातकोत्तर। मतलब उन सब ने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है। कौन कौन है? ए है, डी है, जी है और, ठीक है, जो इस राउंड में आ रहे हैं वो स्नातक है, मतलब ग्रेजुएट कर रखी है। कौन कौन है? बी है, ई है, डी है और, इसका मतलब डी क्या है? डी स्नातक भी है और स्नातको उत्तर भी है। जी स्नातक भी है और स्नातको उत्तर भी है। तीसरा जो इसमें आ रहे हैं वो कौन है? क्लियर? अब देखो, मैं प्रश्न तो पीछे बढ़ेंगे, पहले तो ये बताओ बी किसको दर्शा रहा है? बी, बी केवल और केवल किसको दर्शा रहा है? केवल स्नातक वालों को बी दर्शा रहा है। ए केवल स्नातकोत्तर को और सी केवल अधिकारियों को, है ना। अब एफ किसे दर्शा रहा है? स्नातकोत्तर और अधिकारी। ई स्नातक और अधिकारी, और डी स्नातक और स्नातकोत्तर, और जी किसको दर्शा रहा है? क्लियर? बस तो फिर देख लो उत्तर। पहला, कौन सा भाग केवल स्नातक को दर्शाता है? कौन सा? बी। स्नातक, स्नातकोत्तर, अधिकारी, तीनों को कौन दर्शा रहा है? जी। जी उत्तर आएगा। अधिकारी और स्नातक, अधिकारी और स्नातक को कौन दर्शा रहा है? ई। ई आ जाएगा। और बी किसे निरूपित करता है? केवल स्नातक को। क्लियर? तो एक तो इस टाइप के सवाल बनते हैं, एक बनते हैं संख्या वाले, और एक तीन तरह के सवाल बनते हैं इसमें, तीन तरह के। तीनों के एक एक करा रहा हूं। एक तो ये वाला करा दिया, एक संख्या वाला कर लो, और एक लास्ट वाला। बस चले आगे। नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया सबकी में? ज्यादा हार्ड है नहीं, इजी वे में। चलिए सेकंड लिखिए, निर्देश डालो। प्रश्न संख्या 5 से 7 तक। प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लिखिए। दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि, और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए यदि दिए गए आरेख में, यदि दिए गए आरेख में वृत्त शिक्षित का, दिए गए आरेख में वृत्त शिक्षित का वृत्त शिक्षित का, हाँ जी शिक्षित, एजुकेटेड, त्रिभुज बेरोजगारों का, त्रिभुज बेरोजगारों का, और आयत, और आयत ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर? पहला प्रश्न लिखिए।
कुल ग्रामीणों की संख्या है। पहला प्रश्न, कुल ग्रामीणों की संख्या है। पहला प्रश्न लिखिए, कुल ग्रामीणों की संख्या है। ऑप्शन 20, 30, 24, 43। 20, 30, 24 और 43। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में लिखिए, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या। कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या। जो शहरी हैं, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो कैसे हैं, शहरी। ऑप्शन 8, 4, 12, 10। कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो क्या है, शहरी हैं। 8, 4, 12, 10। अगला क्वेश्चन, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार हैं। ऑप्शन 8, 4, 10, 9। 8, 4, 10, 9। इनमें संख्या लिखो सर, जो आकृति हमने बनाई है। 12, 4, 10। यहां है 12, यहां है 4 और यहां है 10। 8, 9, 15। 8, 9, 15 और 20। अब इसमें आपको तीन चीजें बताई हैं। ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ग्रामीण हैं जो भी इसमें आ रहे हैं आयत में। जो त्रिभुज में है वो बेरोजगार, और जो वृत्त में है वो, हो जाओ स्टार्ट। बताइए जल्दी से क्या क्या आंसर आएंगे इनके। पहले में पहला सवाल क्या है, कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है। कुल ग्रामीण पूछे, बोलो कितने। अब सुनो, जो भी इस आयत में आ रहा है वो क्या है, ग्रामीण। कितने हैं, 20, 10, 4, 9, टोटल 43। तो 43 हो गए टोटल ग्रामीणों की संख्या। अगला प्रश्न, कुल शिक्षितों प्लस कौन हो, बेरोजगार, और क्या हो, शहरी। शहरी है कहीं इसमें, मतलब क्या नहीं हो, ग्रामीण नहीं हो। अगर शहरी लिख दिया मतलब क्या नहीं हो, ग्रामीण नहीं होने चाहिए। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो शिक्षित हो, एक बेरोजगार हो, पर क्या नहीं हो, ग्रामीण नहीं हो। शिक्षित हो, बेरोजगार हो, पर ग्रामीण नहीं हो। इसमें नहीं आया, क्या है, 12। अरे 12 तो है जो दोनों में, जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, पर क्या नहीं है, ग्रामीण नहीं है, मतलब शहरी हैं, तो 12 लोग हैं ऐसे। अगला प्रश्न, अशिक्षित हो, बेरोजगार हो। अशिक्षित हो मतलब शिक्षित में नहीं आए, और बेरोजगार हो। अशिक्षित हो मतलब शिक्षित में नहीं आए, बेरोजगार हो, और इसके अलावा कुछ है, इतना ही है बस। मतलब अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बतानी है। ग्रामीण भी है, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार हों, तो ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित हैं और बेरोजगार हैं कितने हैं। चलो बोलो, आई बात समझ में। लास्ट एंड फाइनल तीसरा सवाल लिखो, और मेरी तरफ से वेन आरेख। कल से हम बात करेंगे न्याय वाक्यों की। कौन से वाक्य, सभी हाथी बंदर हैं और कुछ बंदर कबूतर हैं, है ना। कल पढ़ेंगे ये चीजें, आज इसको खत्म करते हैं पहले। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट थर्ड लिखो। दिए गए आरेख में कुल
400 लोगों का सर्वे किया गया। दिए गए आरेख में कुल 400 लोगों का सर्वे किया गया। दिए गए आरेख में कुल 400 लोगों का सर्वे किया गया। कुल कितने लोग हैं? 400। 400 लोगों का सर्वे किया गया। तो बताइए आरेख के आधार पर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? तो आरेख के आधार पर बताइए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? दिए गए आरेख के आधार पर बताइए ऐसे कितने व्यक्ति जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। देखो ये क्रिकेट लिख रहा है, क्रिकेट में आ रहे हैं 120, इधर आगे दोनों में 80, और फुटबॉल कितने खेल रहे हैं? क्रिकेट 120 खेल रहे हैं, फुटबॉल 140 खेल रहे हैं, 80 ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। आपको बताना है कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। प्रश्न ये है कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 220, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर, क्या आया आंसर? क्या कितने लोग हैं जिनका 60 आ रहा है? शाबाश। कितने लोग हैं जिनका 140 आ रहा है? शाबाश। और कोई? राहुल भी है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि तुम सबका गलत है तो आश्चर्य होता है ना? देखो, देख लो, सुनना मेरी बात को बहुत ही गौर से और ढंग से अगर सीखना है तो। इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और आपके एग्जाम में पूछा गया था इसमें सेकंड टेस्ट में। पेन आरेख का ऐसा ही एक प्रश्न था। देखो इधर क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? 120, लेकिन क्रिकेट वाला घेरा ये पूरा है ना, तो ये 80 भी तो इसमें आ रहे हैं, हाँ या ना? अरे जो 120 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनमें ये 80 नहीं आ रहे? क्या आ रहे हैं ना? जब फुटबॉल खेल रहे हैं 140, तो इनमें भी क्या आ रहे हैं? इसका मतलब ये 80 बड़े धोखेबाज है। जब क्रिकेट खेलने की बारी आती है तो इसके साथ, और जब फुटबॉल की बारी आती है तो मतलब दोनों तरफ घूम रहे हैं 80 लोग। क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेल लेंगे, फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल खेल लेंगे, दोनों तरफ है 80। इसका मतलब सुनना, एक तरीका फाइन,
दो तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले एक काम करें, क्या कि हर एक की संख्या निकाल ले। कैसे? देखो, अगर मैं बात करूं क्रिकेट कितने खेल रहे हैं बताओ? क्रिकेट खेल रहे हैं 120। लेकिन अगर मैं केवल क्रिकेट वालों की बात करूं तो केवल क्रिकेट खेल रहे हैं 120 में से 80 हटाओ, कितने बचे? केवल और केवल क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो 40 है, क्योंकि 80 तो फुटबॉल भी खेलते हैं बीच बीच में जाके, तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो ये हटा दिया। ऐसे ही हमने बात की फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? अरे बोलो, अगर मैं केवल फुटबॉल की बात करूं तो अरे केवल फुटबॉल 140 में से 80 गए तो बोलो कितने? अब देखो, अगर बात की जाए और दोनों गेम खेलने वाले कितने? 80। अब गौर करो, केवल क्रिकेट खेलते हैं कितने? 40, ये रहे। केवल फुटबॉल खेलते हैं कितने? 60। और जो दोनों गेम खेल रहे हैं वो कितने? 80। टोटल करना, कितने आ गए? 180 लोग गेम खेल रहे। इसका मतलब नहीं खेलने वाले 400 में से गए 180, कितना आया? ऑप्शन नंबर, नहीं खेलने वाले कितने? 220। एक तरीका तो ये है, सुनो। अब कोई कह रहा है सर ये तो बहुत लेंदी हो गया, बिल्कुल शॉर्ट कराओ, तो बिल्कुल छोटा सा ने कम उधर। दूसरा मेथड, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका एक और है बेटा, क्या कि सर क्रिकेट वाले कितने? 120 ले लिए मैंने, प्लस फुटबॉल वाले कितने ले लिए? 140। अब एक बात बताओ, मिला के कितने हो गए? अरे 260 हो गए। अब बताओ, मैंने 140 लिए, इनमें 80 आ गए ना? आ गए। मैंने 120 लिए, इनमें 80 आए नहीं आए? तो 80 इनमें भी आए, 80 इनमें भी आए। 80 कितनी बार आए? अगर एक बार 80 घटा दूं तो फाइनल संख्या आ जाएगी। लो, एक बार इनमें से 80 घटा दिया तो फाइनल संख्या आ गई 180। क्या खेलने वाले? खेलने वाले हो गए 180। तो फिर नहीं खेलने वाले कितने आएंगे? 400 माइनस 180 बराबर 200। ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो तो एज योर विश, जैसे आप चाहो, बस उत्तर आना चाहिए सही। ठीक है, नोट कर लो, और आगे की बात करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद और जय। और आज परिणाम आ रहा है, याद है ना? ठीक है।